हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 जो कि है गति के नियम, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। इसमें इस सेशन से पूर्व में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया है। इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न है उनको। एक्चुअली ये जो पूरा सेगमेंट है, ये जो पूरा सेशन है जिसमें हम अभ्यास प्रश्नों की बात करते हैं, यहां पर एनसीईआरटी द्वारा ये टारगेट किया जाता है कि आपके जितने कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, या यूं कहूं कि जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट करने के लिए उस पर बेस्ड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पुट कर देते हैं। अब अगर आपने उन क्वेश्चंस को कर लिया, समझ लिया, उनको सीख लिया, तो कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन की कोई स्थिति परिस्थिति नहीं बनती है भाई। तो चलिए हम फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए यहीं से हमारी नींव रखी जाती है, आईआईटी जेईई हो या फिर हमारी नीट हो, इन दोनों के लिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए मेजर थिंग क्या है, कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो ये सारे एग्जाम होंगे ना, बिल्कुल होंगे भाई, बिल्कुल ही क्रैक होंगे। एंड हमारे स्कूल एग्जामिनेशंस में तो बहुत अच्छे स्कोर हम करेंगे ही करेंगे। तो चलिए ना फटाफट से शुरू करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की सीरीज को। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे है। क्योंकि इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक जो कि हमारे अभ्यास प्रश्न थे उनको हमने खत्म कर लिया। ये हमारा अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न है। ये ग्राफ गिवन है और यहां पे कह रहे हैं कि चित्र 5.17 में 0.04 kg संगति के किसी पिंड का स्थिति समय ग्राफ दिया गया। पोजीशन टाइम ग्राफ है भाई, यहां पर पोजीशन है और यहां पर टाइम है। ये लिखा है टीएस, ये क्या टाइम है सेकंड में, और ये एक्स सेंटीमीटर में ये पोजीशन के बने, ध्यान रखिएगा मीटर में नहीं। अच्छा, इस गति के लिए कोई उचित भौतिक संदर्भ प्रस्तावित कीजिए। पिंड द्वारा प्राप्त दो क्रमिक आवेगों के बीच समय अंतराल क्या है? प्रत्येक आवेग का परिमाण क्या है? ये एक्चुअली हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं कि ऐसा ग्राफ कब प्राप्त होगा, ये हमको बताइए। कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी, किस संदर्भ में ऐसी हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं? तो मैं कहता हूं, इन्होंने कहा कुछ भी एक उचित संदर्भ दीजिए। मैं कह देता हूं कि दो दीवारें हैं, ठीक है, एक दीवार है ये और एक दीवार है ये। इन दोनों के बीच में एक गेंद है, ठीक है। ये गेंद क्या करे भाई? तो ये गेंद बिना कुछ भी गंवाए, बिना कुछ भी गंवाए मतलब क्या? इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई वेग में परिवर्तन नहीं आ रहा, कोई बल में बदलाव नहीं आ रहा है। ये यहां से गई, यहां टकराई, और टकराने के बाद ये बॉल वापस आ जाएगा। ये बॉल यहां से टकराए, टकराने के बाद ये यहां से टकराए, एंड टकराने के बाद ये वापस, ये गया और ये आए। ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि इसके फोर्सेस में कोई लॉस हो नहीं रहा। ये जिस वेलोसिटी से जाके टकराया उसी वेलोसिटी से टकरा के वापस आ गया। अब भैया क्या होगा? तो इस संदर्भ में कहता हूं कि इसके जाने और टकराने और वापस आने के बीच में जो समय अंतराल कह रहा है, एक बार टकराने में, ये इसको मैं यहां पे मैप कर देता हूं। ये कितना दिख रहा है आपको? यहां से 0 से 2 सेकेंड। अगला देखिए 2 to 4 सेकेंड। मतलब ये ऐसे कह लूं 0 से 2 सेकेंड तक गया, टकरा के फिर ये क्या हो गया? वापस आ गया। जब टकरा के वापस आ गया, इसका मतलब क्या? जाने में लगाया था इसने 2 सेकेंड और वापस आने में भी इसने लगाया कितना? 2 ही सेकेंड, यानी कुल 4 सेकेंड, ठीक है। मतलब यहां से प्रारंभ हुआ ये ग्राफ, ये गया, फिर वापस आ गया, फिर ये गया, फिर वापस आ गया, फिर ये गया, फिर वापस आ गया, फिर गया, फिर वापस आ गया, ठीक है। प्रत्येक चौथे सेकंड में वापस अपनी ओरिजिनल स्थिति पर आ जा रहा है। एंड टाइम पीरियड कितना दिख रहा है? तो हर एक 2 सेकंड बाद वो अपनी डायरेक्शन को बदल दे रहे हैं। वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं दिख रही है यहां पे, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि ये दिख रहा है आपको, ये इसका जो ढाल है, इसका जो स्लोप है, ये वेग को निर्देशित करेगा। तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वेग बिल्कुल कांस्टेंट है, दिशा बदल जा रही है, इसलिए ग्राफ चेंज हो रहा है यहां से नीचे की तरफ। डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है, टकराने के बाद हर बार चेंज। आइए चलो देखते हैं आंसर को। तो यह स्थिति ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ दो समांतर ऊर्ध्वाधर दीवारों के बीच
एक समान चाल से क्षैतिज गति करती हुई गेंद का ग्राफ हो सकता है। दो ऊर्ध्वाधर दीवार थी, एक क्षैतिज गति से क्या कर रहा था, गेंद गमन कर रहा था उनके बीच, जो बारंबार एक दीवार से टकराती है, फिर 2 सेकंड बाद दूसरी दीवार से टकराती है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है, यानी पिंड के वेग में प्रत्येक 2 सेकंड के अंतराल के बाद परिवर्तन आ जाता है। यह गई और वापस टकराएगा, वापस आ रही बॉल। मतलब हर एक 2 सेकंड बाद क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी उसका वेग चेंज हो रहा है। देखिए, वेग का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, वेग का जो मान है वो नहीं बदल रहा, लेकिन वेग की दिशा बदल रही है। और ऐसा हो सकता है कि वेग समान हो और उसकी दिशा बदल जाए। तो चलिए, यह बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। यहां कह रहे हैं चित्र 5.18 में कोई व्यक्ति 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित गतिशील क्षैतिज संवाहक पट्टे पर खड़ा है। ये एक व्यक्ति है, खड़ा है, और ये क्या है, ये रोलर है, मतलब ये पट्टा घूम रहा है, ये घूम रहा है। ये घूमने का दर क्या है भाई, तो 1 मीटर प्रति सेकेंड, ये 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के दर से क्या हो रही है, ये पट्टा चल रहा है, इसके ऊपर ये खड़ा है। आगे उस व्यक्ति पर आरोपित नेट फोर्स क्या है, यानी मुझे बताना है इस पे कि नेट फोर्स क्या है, फोर्स, नेट फोर्स। ठीक है भाई, यदि व्यक्ति के जूते और पट्टे के बीच में स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2 है, मतलब म्यू एस की वैल्यू कितनी दे दी, 0.2। म्यू एस क्या है भाई, स्थैतिक घर्षण गुणांक। ठीक है, म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ये पट्टे पे खड़ा है तो इसके जूते और इस पट्टे के बीच में एक घर्षण बल लग रहा होगा, और यह व्यक्ति इस पट्टे के संदर्भ में विरामावस्था में, यह पूरा पट्टा इस व्यक्ति सहित बाहर की दुनिया से गत्यावस्था में है, लेकिन यह व्यक्ति और यह पट्टा, ये दोनों एक साथ ही गमन कर रहे हैं। मतलब इस व्यक्ति और इस पट्टे के संदर्भ में बात करें तो यह व्यक्ति पट्टे के संदर्भ में विराम में, चल नहीं रहा है वो व्यक्ति, किसके संदर्भ में, पट्टे के संदर्भ में। ठीक, तो मतलब यहां पे क्या लगेगा भाई, तो स्थितिज या स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में हमसे यह कहा जा रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मान 0.2 है। अब आपको पता तो है कि यह स्थैतिक घर्षण गुणांक जो होता है ये डायमेंशनलेस होता है, कोई इकाई नहीं होती, तो यहां पर भी नहीं थी। तो पट्टे के कितने त्वरण तक वह व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह सकता है, व्यक्ति का मास गिवन है यहां पर। ठीक है ना, तो मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हमसे यह मांगा जा रहा है कि एक्सीलरेशन, अच्छा इसको a' लिख लेता हूं और उसको a लिख देता हूं। ये a जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पट्टे का त्वरण है। अब हमसे यह कहा जा रहा है, ये खड़ा है व्यक्ति, लेकिन आपको ये बात तो पता है ना कि एक सर्टेन लिमिट तक ही ये पट्टा चलेगा तो ये व्यक्ति इसके ऊपर खड़ा रहेगा। अगर ये पट्टा बहुत तेजी से चलने लगे तो ये व्यक्ति गिर जाएगा भैया पीछे की तरफ। ठीक है ना, बहुत ज्यादा तेजी से, कितना ज्यादा तेजी से, तो मैं कहूंगा कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 0.2, इससे ज्यादा मतलब ये स्थैतिक घर्षण गुणांक है। अगर इससे ज्यादा गुणांक हो गया किसका, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा और उस संदर्भ में वो व्यक्ति गिर जाएगा। ठीक है, तो हमें यह निकालना है कि कब तक ये टिका रह सकता है, मतलब इसके जूते की शुद्ध रूप में कहूं तो जो पट्टे के साथ में जो ग्रिप बनी हुई है वो एक सर्टेन लिमिट तक ही है। बहुत तेजी से पट्टा आगे बढ़ेगा तो वो आदमी गिरेगा। यही कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो बल कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहां पर हमसे यह कहा गया है कि संवाहक पट्टे पर स्थिर खड़ा है तो आरोपित नेट बल, तो देखिए आरोपित नेट बल कितना होता है भाई, तो आपको पता ही होता द्रव्यमान इंटू त्वरण। बोलिए हाँ, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो मैं भी तो यही लिख रहा हूं, द्रव्यमान इंटू त्वरण। कितना है द्रव्यमान, कितना है त्वरण, तो द्रव्यमान दिया है 65 kg के हैं ये भाई साहब, और त्वरण कितना उस पट्टे का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया, कितना बल लगाया जा रहा है, 65 न्यूटन का। कितना बल लगाया जा रहा है, 65 न्यूटन का। अब दूसरा सवाल हमारे पास में यह है कि वो अधिकतम कितना त्वरण है ना रहे कि वो उस पट्टे पर स्थित रहे, गिरे नहीं। तो दूसरे क्वेश्चन को यहां पे हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें एक सीधी सिंपल सी बात लिखनी है। क्या भाई, तो हमको पता है कि ये कोएफिशिएंट जो स्थैतिक फ्रिक्शन होता है, देखिए
मैं सीधे फॉर्मूला ही लिख देता हूं, स्थैतिक घर्षण बराबर, हमको पता है एक बात, क्या भाई, तो स्थैतिक घर्षण गुणांक, ये लैंग्वेज वाला थोड़ा सा रिकॉल करने में आपको दिक्कत हो रही होगी तो मैं फॉर्मूला भी लिखता हूं, है ना, स्थैतिक घर्षण गुणांक इनटू लंबवत प्रतिक्रिया। मतलब हमने एक ऐसा फॉर्मूला लिखा था ना कि भैया ये एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस टाइम्स ऑफ आर, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, है ना। एफ एस जो होता है वो स्थैतिक गुणांक और नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। नॉर्मल रिएक्शन मतलब अभिलंबित। ये व्यक्ति जो खड़ा है, इस व्यक्ति के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि इस पे एमजी फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये इसके बराबर में एक रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा। अगर आप हमसे मांगना चाहते हो कि भैया ये एम ए डैश बता दो, तो मैं कहूंगा कि भैया इसके पास में एक फ्रिक्शन लगेगा, है ना। अगर ये चलना शुरू हो गया तो एफ के, अदरवाइज मैं क्या लिखूं तो एफ एस मैक्स, इसको क्या लिख सकता हूं, एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, वह स्थिति जिसके जस्ट बाद वो चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं कहता हूं एम ए डैश एफ एस मैक्स के बराबर, यानी अधिकतम स्थितिज घर्षण क्या मान हमको निकालना है। अधिकतम स्थितिज घर्षण के समय वो व्यक्ति खड़ा रहेगा, इससे ज्यादा मान हो गया तो वो गिर जाएगा। तो मतलब मैं ये कहना चाहूंगा इस फॉर्मूले से एफ एस की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो आप ये लिखेंगे एफ एस की वैल्यू एम ए डैश, देखिए ये एफ एस मैक्स भी लिख सकते हैं इसको, स्थैतिक घर्षण गुणांक लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर चाहिए मेरे को, एम ए डैश इज इक्वल्स टू म्यू एस इनटू आर की वैल्यू क्या कहेंगे, ये रिएक्शन किसके बराबर होता है, इस mg के बराबर, तो रख दीजिए mg। अब ये मास से मास तो कैंसिल हो गया, मेरे को सिंपली बच गया a डैश इक्वल्स टू म्यू एस टाइम्स ऑफ g। अब सीधा a डैश इज इक्वल्स टू म्यू एस की वैल्यू इन्होंने खुद ने कही है 0.2 और g का मान मैं मान लेता हूं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g क्या है भाई, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, तो g का मान 10 है ना, 9.8 होता है, 10 ले रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, a डैश इज इक्वल्स टू आ गया मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थात ये कह रहे हैं ना कि अधिकतम त्वरण कितना, जहां तक वो रह सकता है, तो अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ही रुक सकता है, अदरवाइज गिर जाएगा। अर्थात ये हो गया a डैश अधिकतम त्वरण पट्टे पर स्थित रहने के लिए अधिकतम त्वरण ए डैश का मान कितना गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। इतना अधिकतम मान तक ये भाई साहब गिरेंगे नहीं, इससे ज्यादा कर देंगे गिर जाएंगे। चलिए इसका भी आंसर मिल गया भाई, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं, देखिए ये भी आसान सा है। कह रहे हैं संगति के पत्थर को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर आर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। वृत्त निम्नतम तथा उच्चतम बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधरता अधोमुखी दिशा में नेट बल है, इसमें सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो इसमें हमको सही विकल्प चुनना है। फर्स्ट कह रहे हैं mg माइनस टी और सेकेंड कह रहे हैं mg प्लस T2। अच्छा ये क्या हो रहा है जरा देखिए, ऐसा थोड़ा अच्छा बन जाओ। चलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये केंद्र है, यहां से ये एक पत्थर है, इस पत्थर के दो पोजीशंस की बात की जा रही है। एक बार इसको ऐसा 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 ऊपर से ऐसा घुमाया जा रहा है, ऊपर नीचे। तो एक बार तो ये पत्थर यहां पर है और एक बार इस पत्थर की सिचुएशन ये है, ये चल रहा है भाई, है ना, ये चल रहा है, यहां पे इधर की तरफ चल रहा होगा, यहां पर इधर की तरफ चल रहा होगा। इस कंडीशन में हमसे मांगा जा रहा है कि इस पे आप बताइए फोर्सेस को। तो देखिए एक सीधी सिंपल सी बात यहां पर यह है कि जब कभी यहां पे ऑब्जेक्ट हो या फिर यहां पर ऑब्जेक्ट हो, ये तो फिक्स है ना, mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा। मेरे से यही दो जगहों पे मांगा जा रहा है, एक बार ऊर्ध्वाधर और एक बार अधोमुखी, ठीक है ना। तो हम इन दोनों ही जगहों की बात कर लेते हैं, मतलब उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु पे बात की जा रही है। ये है मेरा उच्चतम बिंदु यानी मैक्सिमम हाइट पर, और नीचे आपको दिख रहा है ये है हमारा निम्नतम बिंदु, ठीक है।
ये हमने बस एक जनरल कंसिडरेशन के लिए बना लिया, mg हमेशा नीचे काम करेगा। ये जो डायरेक्शन में बना रहा हूं ये इसकी वेलोसिटी का है, इसके वेग का है। तो जब इसमें mg नीचे की ही तरफ काम कर रहा है तो इस पे लगने वाला, मान लीजिए पहला केस इसको बनाता हूं, दूसरा केस इसको, तो ये mg नीचे की तरफ काम कर रहा है और जो इसमें टेंशन होगा वो भी किधर की तरफ आएगा, नीचे ही। लेकिन इसमें mg नीचे की तरफ काम कर रहा है और टेंशन धागे पे ही होगा ना, टेंशन होगा ऊपर की तरफ। मतलब क्या कह सकता हूं कि ऊपर वाले की अगर मैं बात करता हूं यहां की, इसकी FBD लिखिए उच्चतम बिंदु पे, तो आप क्या लिखेंगे, mg प्लस T1 कह लीजिए, T1। और इसके लिए लिखिए तो क्या लिखेंगे, mg माइनस T2, mg नीचे T2 ऊपर, mg माइनस T2। तो यहां पर ऑप्शन पहला है mg माइनस T1, ना ये तो गलत हो गया, mg प्लस T1 mg माइनस T2, तो ये सही है, ठीक है, ये जो है ये सही है। तो यहां पर T1 तथा V1 निम्नतम बिंदु पर तनाव तथा चाल दर्शाते हैं, T2 तथा V2 इनके उच्चतम बिंदु पर तदनुरूपी मान है। मतलब यहां पर ये जो V1 कह लीजिए, इसको V2 कह लीजिए, ये इसके मान है, ठीक है, मास उतना ही है, G उतना ही काम करेगा। तो सेकेंड ऑप्शन जो है ये सही है। बाकी किसी की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि मुझे उस बिंदु पर मान निकालना है भाई, मुझे ओवरऑल मान नहीं निकालना है कि मैं उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स को कुछ ऐड या सबट्रैक्ट करूं, ठीक है ना। जो मेरा अभिकेंद्रीय बल है उसके घटाने या बढ़ाने का सवाल तब आता जब मैं और कहीं पे, मतलब इसके चलते हुए बात कर रहा होता, धागे पे बात कर रहा होता, तब मैं कह सकता था। तो सेकेंड इज द करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, और यहां पे कह रहे कि 1000 kg संगति का कोई हेलीकॉप्टर, ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के ऊर्ध्वाधर त्वरण से ऊपर उठता है। मतलब क्या क्या समझ में आ रहा है, हेलीकॉप्टर का जो वेट है, मास है, सॉरी वेट नहीं, mh लिख ले रहा हूं, मास ऑफ हेलीकॉप्टर जो है वो है भैया हमारे पास 1000 किलो। अच्छा, 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर ऐसा उठ रहा है हेलीकॉप्टर, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा उठ रहा है, सीधा ऐसा उठ रहा है हेलीकॉप्टर, ठीक। अब मेरे को यहां पर मिल गया एक्सीलरेशन ऊपर उठते समय ये 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, चालक दल तथा यात्रियों की संगति 300 किलो है। मतलब जो पैसेंजर है, मास ऑफ पैसेंजर में ही अब सबको काउंट कर लेता हूं, 300 किलो पैसेंजर, इंक्लूडिंग कौन भाई, तो पायलट्स, को पायलट, सब कुछ मिलाकर के, क्रू मेंबर मिलाकर के ये है 300। खैर वो हेलीकॉप्टर है तो क्रू मेंबर की जरूरत ही नहीं है, पायलट एंड को पायलट ही हो जाएगा। खैर अब यहां पे कह रहे हैं कुछ क्वेश्चन। ए, चालक दल तथा यात्रियों द्वारा फर्श पर आरोपित बल, चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया तथा चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर आरोपित बल। अच्छा चलिए तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले तो हम ए क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि भैया ये एक ऐसा हमारा, ठीक है ना, ऐसा कुछ कुछ ठीक है, कुछ खिड़की मिड़की भी होगी ऐसा। ये हमारा एक हेलीकॉप्टर है, ठीक। अब हो क्या रहा होगा, तो सीधा सिंपल सी बात है भाई, हमने अभी हेलीकॉप्टर की बात नहीं करी, हमने यहां पर कह रहे कि चालक दल तथा यात्रियों द्वारा फर्श पर आरोपित, यानी यहां पे जो लोग यहां पे बैठे हैं, इनके द्वारा, ये को पायलट इनके द्वारा, ये जो और ये जो पैसेंजर्स बैठे इनके द्वारा इस फर्श पे, तो इसमें हेलीकॉप्टर का तो कोई रोल नहीं है, है ना। हेलीकॉप्टर की फर्श पे पूछा जा रहा है, तो मैं सिंपली लिखता हूं चालक दल द्वारा आरोपित बल हेलीकॉप्टर पर ही है ना। चलिए तो क्या लिखते हैं भाई, तो आप लिखते हैं बल कितना होता है, तो आप कहेंगे कि भैया बल जो होगा यहां पर, है ना, जो इसमें द्रव्यमान होगा इनटू त्वरण होगा। बस यहां पर त्वरण की जब मैं बात करूं तो ये ऊपर उठ रहा है, तो त्वरण कौन कौन से त्वरण हो जाएंगे, तो मैं लिखता हूं, देखिए द्रव्यमान त्वरण कौन कौन से, तो एक तो जी होगा जो नीचे की तरफ खींच रहा होगा, और प्लस एक होगा भाई कौन, तो ए एक्सीलरेशन। मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण प्लस ऐसा लिख सकते हो द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। क्यों भैया, क्योंकि ये ऊपर उठ रहे हैं, वो एक एक्सीलरेशन तो है ही, इसके साथ साथ इन सभी पे जी भी तो एक्ट कर रहा होगा ना,
ये तो सब कुछ है, इसके साथ साथ इनमें इन सभी के ऊपर जी भी तो एक्ट कर रहा है, इस पे भी जी एक्ट कर रहा होगा, इस पे भी जी एक्ट कर रहा होगा, इस पे भी जी एक्ट कर रहा होगा, मतलब क्या एम ए प्लस जी। अच्छा इसी ऑर्डर में लिख लेता हूं, है ना, ये क्या लिख लेंगे एम ए प्लस ये क्या हो जाएगा एम, तो एम को ले लेते हैं कॉमन, क्या बचा ए प्लस जी, सिंपल। अब क्या काम करें भाई, तो एम हमारे पास में गिवन है, एम कौन सा लेना है, तो मुझे एम लेना है ये एम पी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर और जो चालक दल था वो, यानी 300 इंटू ए की वैल्यू दी है 15 प्लस जी की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, तो जी की वैल्यू हमारे पास में 10 ले लेता हूं मैं मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुल मिलाकर के 300 इंटू ये 15 10 25 25 दिया 75 7500 न्यूटन, कितना हो गया 25 दिया 7500 न्यूटन, ठीक है। इतना क्या लग रहा है, इतना हेलीकॉप्टर द्वारा मतलब हेलीकॉप्टर की फर्श पे जितने भी यात्री और चालक है उनके द्वारा लगाया गया बल है। अच्छा अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कह रहे चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया तथा चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर आरोपित बल। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले सी निकालता हूं, आरोपित बल, इसी का आंसर करते हैं सबसे पहले, फिर इसकी बात करेंगे, क्योंकि क्रिया की जब हम बात करते हैं तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जितना आपने बल लगाया होगा वो सिस्टम भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाती है। तो ये पता है, जैसे आपने जो ड्रोन देखा होगा, ड्रोन जो कैमरा वाला ड्रोन आप अभी देख पा रहे होंगे अपने आसपास क्षेत्रों में, उसमें होता क्या है सिंपली, तो आप ऐसा समझ लीजिए वो ऐसे ब्लेड्स लगे हैं, ये पंखा लगा हुआ है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, सीधा समझिए, इस ऑब्जेक्ट ने नीचे की तरफ इसका गुरुत्वीय बल जो कार्यरत है वो मान लीजिए 15 न्यूटन का है। अब इस ब्लेड ने चल चल करके यहां पे हवाओं को नीचे की तरफ धकेलना शुरू किया और कितना न्यूटन का बल लगाया भाई, 20 न्यूटन का। अब समझिए, जब 20 न्यूटन हवाओं ने नीचे की तरफ लगाया तो ये हवा द्वारा भी तो इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगाया जाएगा, मतलब अल्टीमेटली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर देखेंगे, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तो 20 न्यूटन का फोर्स, सॉरी 15 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ और 20 न्यूटन का फोर्स इसमें किधर लगने लग गया, ऊपर की तरफ। अल्टीमेटली अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 20 माइनस 15 यानी 5 न्यूटन के कारण ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगी, ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है जिधर फोर्स ज्यादा होता है उधर की दिशा में हमको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, उसी दिशा में त्वरण मिलता है। अर्थात मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अगर ऊपर की तरफ उठना है तो मुझे इस हवाओं पे क्या करना पड़ेगा, मेरे वेट से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं क्या हो जाऊंगा, ऊपर की तरफ उठ जाऊंगा, ठीक है। तो यही काम यहां पर भी हो रहा होगा, ठीक है। तो मुझे एक बात पता है कि जितना इसके रोटर, जितना इसके ब्लेड नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे उतना ही फोर्स इसको ऊपर की तरफ मिलेगा, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, रोटर की क्रिया और वायु द्वारा जो लगाया गया प्रतिक्रिया वो दोनों बराबर होंगे। अगले वाले के आंसर कर लेते हैं, सेम वैल्यू इसमें भी हो जाएगी, जितना आरोपित बल आएगा वही उसका क्रिया और प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। तो आरोपित बल बराबर, सीधे लिख लेता हूं ये स्टेटमेंट के साथ, बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे वही द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान कौन सा भाई, तो द्रव्यमान मतलब कुल द्रव्यमान, यहां कहीं ऊपर लिख लूं मैं पहले, तो कुल द्रव्यमान, अगर कहीं पे भी कुल द्रव्यमान की अगर आप बात करते हैं, कुल द्रव्यमान कितना होगा, तो मैं कहूंगा भैया mh प्लस mp, मास ऑफ हेलीकॉप्टर प्लस मास ऑफ द पर्सन्स, जो भी लोग उसमें बैठे हैं, मतलब 1000 प्लस 300 यानी 1300 kg, यानी ये हो गया कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान इंटू कुल त्वरण। कुल त्वरण क्यों लिख रहा हूं भैया, क्योंकि ये ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, तो हमको कुल द्रव्यमान कितना मिल गया, 1300 kg, और कुल त्वरण कितना है, तो वही है 15 प्लस 10 a प्लस जी, तो 1300 क्रॉस 25। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो लगा ही दो, 25 दिया 75 का 5 और 25 से कम 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30। इतना न्यूटन का बल किस पे लगेगा, नीचे की तरफ, इस पे नीचे की तरफ बल इतना ये लगाएगा, तो ये उतना ही ऊपर की तरफ लगाएगा, यानी रोटर की जो क्रिया होगी वो भी
30500 न्यूटन। और अगर मैं कहता हूं वायु द्वारा हेलीकॉप्टर पर जो आरोपित बल होगा वो भी कितना होगा, 30500 न्यूटन। ठीक है, इतना बल इसके ऊपर लग रहा है। क्लियर है क्या बात? चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 भी अभी आपको समझ में आ चुका है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं कि 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिजता प्रवाहित कोई जलधारा 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल। यह बहुत छोटा सा अनुप्रस्थ काट हो गया क्योंकि मीटर में बात कर रहे हैं। तो दीवार से टकराती है, जल की टक्कर द्वारा, यह मानते हुए कि जलधारा टकराने के बाद वापस नहीं लौटती, तो दीवार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। ऐसा कुछ कंडीशन देखिए, ये एक पाइप हो गई और इस पाइप के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो इसमें से जल निकल रहा है और ये जलधारा इसमें से निकलने के बाद जाकर के इस दीवार पे टकरा गया। क्षैतिजता बह रहा है भाई, तो ये बह रहा है, ये दीवार पे टकरा गया। और इसमें यह मानना है कि दीवार पर टकराने के बाद वापस नहीं लौट रहा है, यानी ये अवशोषी दीवार है, ये पूरा पानी इसने अवशोषित कर लिया। यहां पर क्या गिवन है, तो ये जो हमारा गिवन है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्या होता है भाई, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। ये इसकी वैल्यू, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, ये गिवन है 10 टू द पावर -2 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, 1/100 स्क्वायर मीटर गिवन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो भैया यहीं पर मुझे दिया गया 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये जलधारा इस पे जाके टकरा रही है, मतलब इसका जो वेग है, इस जलधारा का जो वेग है वो कितना है, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 15 मीटर पर सेकंड, है ना, स्क्वायर क्यों। चलिए, तो अपने को निकालना है फोर्स, बल। तो बल मुझे पता है, आरोपित बल का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया, तो आरोपित बल बराबर तो होता है सीधे सीधे द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब बारी इसकी है कि यहां पर मुझे क्या क्या चीजें गिवन है उसके हिसाब से हम निकालें। तो देखिए, यहां पर मेरे पास में त्वरण तो गिवन नहीं है और द्रव्यमान भी नहीं गिवन है। तो एक और चीज हमको पता है आरोपित बल के लिए, क्या, तो बल तो इसको भी कहा था ना, आरोपित बल अभी अवशोषित हो ही जा रही है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, संवेग परिवर्तन की दर। संवेग में जो परिवर्तन होगा, संवेग परिवर्तन की जो दर होगी, यही तो कहला जाएगी क्या, आरोपित बल। सेकेंड लॉ यही तो कहता है, मतलब ये दोनों बात सेम लिखा मैंने। तो मैं क्यों ना सबसे पहले निकाल लूं क्या, द्रव्यमान को। तो देखिए, द्रव्यमान जो होता है, ये मुझे पता है ना, मास इज इक्वल्स टू होता है भाई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब घनत्व इंटू आयतन। क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन। अब घनत्व को डिनोट करते हैं हम किससे, रो से। किससे डिनोट करते हैं भाई, रो। ठीक, ये घनत्व को डिनोट करते हैं। इंटू आयतन की बात चल रही है, तो आयतन को कैसे लिखेंगे भाई, तो आयतन जो होता है वो होता है हमारा एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल इंटू वेग। अब यहां पर हम रो ए और वी की वैल्यू अगर रख देते हैं तो हमारा काम यहां पर हो जाएगा, हम इसके आंसर्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए, यहां पर जो गिवन है वो तो लिखें, कितना, ये 10 टू द पावर -2। यहां पर v का जो मान है, ये v का मान कितना गिवन है भाई, तो इस v का मान यहां पर गिवन है 15। ठीक, अब इसके साथ ही साथ हम क्या रख लें, रो के मान को और रख लेते हैं। रो कितना होता है भाई, तो ये 10 टू द पावर 3 है ना, 1000। ठीक, वाटर के लिए जो उसका घनत्व होता है, जल के लिए जो घनत्व होता है, ये होता है हमारा 10 टू द पावर 3 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये रख लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 10 की पावर, चलिए मैं सॉल्व करता हूं। ये क्या है, 1/100 है ना अल्टीमेटली, 10 की पावर -2, अच्छा, इंटू 15। अच्छा ठीक है भाई, तो ये 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, ये अल्टीमेटली कितना बचा, तो ये बचा 150, ठीक, केजी। अब मुझे क्या चाहिए, संवेग, है ना। तो देखिए, मैं इसको कहता हूं प्रारंभिक संवेग।
तो प्रारंभिक संवेग आप क्या कहेंगे? द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान अभी हमने कैलकुलेट करके ला दी, कितना? 150, और वेग कितना है? 15, क्योंकि बने ना 15 मीटर पर सेकेंड से जाकर के दीवार से टकरा रहा है, तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया? 15 15 225, और एक जीरो वेट कर रहा है, तो इतना न्यूटन हो गया भाई प्रारंभिक संवेग। ठीक, अब अगर मैं अंतिम संवेग की बात करता हूं, तो अंतिम संवेग बताइए भाई, तो आप कहेंगे अंतिम संवेग, सिमिलरली भाई द्रव्यमान इंटू वेग। अब मैं आपसे कहूं द्रव्यमान कितना, तो द्रव्यमान तो 150 आया था, लेकिन फाइनली ये जाकर के जब ये दीवार से टकरा गया तो यहां पर जो वेग होगा वो होगा 0, तो ये कितना हो गया भैया? 0, मतलब ये अंतिम संवेग 0, यानी बल का मान कितना हो जाएगा? संवेग में परिवर्तन के बराबर। कितना संवेग में परिवर्तन हुआ? तो 2250 माइनस संवेग परिवर्तन। कितना संवेग परिवर्तन कीजिएगा? तो देखिए संवेग में जो आपके सामने परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 2250 माइनस 0, यानी फाइनल आंसर विल बी 2250 न्यूटन। कितना हो गया? 2250 न्यूटन। ये कह रहे हैं ना दीवार पे कितना बल आरोपित किया, तो 2250 न्यूटन आरोपित किया। क्लियर है? आई बात समझ में भाई? चलिए, तो चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे। अच्छा, इसमें क्या कह रहे भाई? तो ये कह रहे हैं किसी मेज पर एक के ऊपर एक करके 10 सिक्कों को एक के ऊपर एक करके रखा गया है ना। ठीक है, प्रत्येक सिक्के की संगति m है, कोई मान नहीं दिया भाई, सिंपली m लिखा गया। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बल का परिणाम और दिशा लिखिए। अच्छा, क्या भाई? तो 7वें सिक्के नीचे से गिनने पर, नीचे से 7वां जो सिक्का होगा उस पे, उसके ऊपर रखे सभी सिक्कों के कारण बल, और 7वें सिक्के पर 8वें सिक्के द्वारा आरोपित बल तथा छठे सिक्के की 7वें सिक्के पर प्रतिक्रिया। देखिए ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सिक्के एक के ऊपर एक रखे हुए। अब ये कह रहे हैं क्या क्या सवाल में, तो कह रहे देखिए ना, नीचे से गिनने पर ऊपर रखे सभी सिक्कों के कारण बल किस पे? 7वें पे। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। इस 7th पे निकालना है ना। इन तीनों के कारण ये नीचे की तरफ जो फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, इसके कारण इस पे कितना बल का अनुभव ये कर रहा है। ठीक, पहला। दूसरा कह रहे 7वें सिक्के पर 8वें सिक्के द्वारा, ये कह रहे 7th पे ये 8th क्वाइन कितने का फोर्स लगा रहा है, ये निकालना है। और छठे सिक्के पर 7वें सिक्के की प्रक्रिया, और ये 7वें के लिए ये छठा सिक्का क्या करेगा? इस पे प्रतिक्रिया भी लगाएगा, रिएक्शन भी लगाएगा ये, तो ये रिएक्शन कितना हो रहा है, यानी इन तीनों के कारण 7वें पर बल, सिर्फ 8वें के कारण 7वें पर बल, और इस 7वें पर 6वें का प्रतिक्रिया। इतने सारे क्वेश्चंस को हमें इसमें करना है सॉल्व। बहुत आसान है, आपको पता है कि कोई सा भी सिक्का यहां पर रखा है तो इसमें एक फोर्स कौन सा भाई? mg नीचे की तरफ काम कर रही है, और इसका r रिएक्शन इसके ऊपर काम करेगा। एक और इसके ऊपर अगर आपने रख दिया सिक्का तो क्या होता जाएगा? आइए देखिए, हम आंसर की बात करते हैं। तो देखिए, नीचे से 7वें सिक्के के ऊपर 3 सिक्के रखे गए, अतः 7वां सिक्का इन 3 सिक्कों के भार के बराबर का बल अनुभव करेगा। यानी मैं क्या कह सकता हूं? 7वें सिक्के पर कितना? तो 3 टाइम्स ऑफ mg। ये चलिए इसको परमानेंट बना ही देते ताकि पूरे के आंसर एक ही जगह मिल जाए। 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 7वें सिक्के पे मैं बात करना चाह रहा हूं, है ना। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10, ये 7वें इस पे, तो भैया इसका क्या होगा? तो mg। ये दूसरे वाले सिक्के का इस पे लगेगा, ये भी mg। ये तीसरे वाले का भी लगेगा इस पे, क्या? mg। तो इन तीनों का सम मतलब mg प्लस mg प्लस mg मतलब कितना? यही तो लिखा है 3mg टाइम्स ऑफ न्यूटन, 3mg। ठीक, अच्छा, 8वें सिक्के के ऊपर 2 सिक्के रखे हैं, अतः 7वें सिक्के पर 8वें सिक्के का कारण जो बल लगेगा
8वें सिक्का तथा ऊपर के 2 सिक्कों के भार के योग के बराबर होगा। यानी इस पर भी कितना लगेगा, तो mg प्लस 2mg। देखिए ये अकेले की अगर मैं इस पे बात करता हूं तो ये सिंपल सी बात यही हुई ना, ये इस पे जो बल लगाएगा आप कहेंगे mg, और इस पे किसका बल लग रहा है, तो इन दोनों लोगों का, तो मतलब ये mg प्लस mg, अर्थात ये 2mg तो इसके ऊपर लग ही रहा है और ये एक mg जुड़ गया, यानी 3mg ही आखिरी पर मतलब 7वें पर बल लगेगा। ठीक, आइए आगे बढ़ता हूं मैं, जरा आखिरी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है भैया आखिरी क्वेश्चन, तो आखिरी में हमसे ये कह रहे हैं सी कि 7वें सिक्के के ऊपर 3 सिक्के रखें, 7वें के ऊपर 3 सिक्का, और 7वें सिक्का अपने ऊपर के 3 सिक्कों के भार के योग के बराबर 6वें सिक्के के ऊपर बल लगाएगा। मतलब यहां तक में आपको पता चला यहां से यहां तक में कितना लग रहा है, ये 3 न्यूटन या 3mg, और ये एक और ऐड हो गया, एक और mg ऐड हो गया, तो इसके ऊपर कितना, 6 वाले सिक्के के ऊपर इसके ऊपर कितना फोर्स लग गया, तो 4mg के बराबर। तो 6 वाला इसके ऊपर रिएक्शन कितने का देगा, जितने का एक्शन उतने का रिएक्शन। जब ऊपर से आपने 4mg का फोर्स लगाया तो ये भी आपको रिपल कितना करेगा, 4mg का ही। तो मतलब 6वें सिक्के द्वारा 7वें पर जो प्रतिक्रिया लगाई जाएगी वो 4mg न्यूटन की लगाई जाएगी। ये जो कनेक्टिंग बॉडीज के लिए हमने पढ़ा था वो कनेक्टिंग बॉडीज के लिए क्वेश्चन मिल गया आपको। ठीक, आसान है भाई। अब बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। ठीक है, 40 क्वेश्चन है भाई, 30वें क्वेश्चन तक हम यहां पर देख रहे हैं। ठीक, कह रहे कोई वायुयान अपने पंखों को क्षैतिज से 15 डिग्री के झुकाव पर रखते हुए 720 किलोमीटर प्रति घंटा की एक क्षैतिज लूप पूरा करता है। लूप की त्रिज्या देखिए ऐसा कुछ कह रहे हैं, ये हो गया मान लीजिए ये 15 डिग्री, थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा 15 डिग्री से, लेकिन अब मानना तो पड़ेगा है ना, बहुत ज्यादा छोटा कैसे बनाऊंगा, तो मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया। लो ये एक कुछ है ऑब्जेक्ट है ना, इस पे पंखा ही मान लीजिए, ये रहा वो पंखा। ये क्या कर रहा है अभी, तो ये 15 डिग्री के झुकाव पर रखते हुए 720 किलोमीटर प्रति घंटा से एक क्षैतिज लूप, ऐसा क्षैतिज नहीं हो पाया, चलो क्षैतिज बनाते हैं। ये ऐसा कुछ क्षैतिज एक लूप कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक, क्षैतिज हो ही नहीं पा रही है। ठीक है, चलिए अब कुछ हद तक ठीक, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कह रहे हैं कि इसकी ये जो त्रिज्या है, ये जो रेडियस है, इस रेडियस को कैलकुलेट करके दीजिए। तो भाई इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू, सिंपली यहां पर देखिए दिया गया है कि कोई वायुयान अपने पंखों को क्षैतिज से 15 डिग्री के झुकाव पर रखते हुए 720 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, यहां पर क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो उसको पहले तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं। तो भाई मुझे जैसे ये पता ही है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो पहले इस v में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्या 720 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना, मुझे स्टैंडर्ड यूनिट में चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में आपको पता है कि 720, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे किलोमीटर को तो ये 1000 बटा में 3600, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, अगर इसको कैंसिल करते तो 5/18, डायरेक्ट भी हमको पता है कि हमें आता है 5/18 से गुणा कर देते सीधे, तो 18 से कीजिए, 18 36 38 72, 4 बार में 40 बार में, तो ये कितना हो गया 200। ठीक, 200 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहां पर देखिए क्या गिवन है, तो यहां पर गिवन है tan 15 डिग्री 15 डिग्री, और v स्क्वायर की वैल्यू मतलब 200 का स्क्वायर आ गया, r मुझे चाहिए और g का मान 10 ले लेता हूं। ठीक है, तो अब मुझे पहले तो इसकी वैल्यू देखिए, क्या tan 15 की, tan 15 की जो वैल्यू होती है ये होती है भाई 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, और ये होगा 200 का, है ना, तो कितना हो जाए 2 4 पे 2 जीरो, ये नीचे आ गया r इंटू 10। अब इसको मुझे क्या करना है, तो इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको r के लिए सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एंड इसकी वैल्यू 2 माइनस, इसकी वैल्यू पहले रख लेता हूं, 2 माइनस 1.732, 73 लिख लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कटा दीजिए, 4000 बटा में r। अब r के लिए मुझे वैल्यू चाहिए, तो r इज इक्वल्स टू
ये हो गया 4000 अपॉन 2 में से 1.73 अगर चला जाएगा तो क्या बचेगा भाई, 2 में से ये चला गया तो 0.268 के आसपास बच जाएगा। और इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये फाइनली मेरे पास आ गया 14925 मीटर। अब इतनी छोटी वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे तो ही आएगा। तो मतलब रेडियस कितना मिल गया, रेडियस मिल गया 14925 मीटर। ठीक है, इतने की रेडियस से, इतने की त्रिज्या से हेलीकॉप्टर क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। मतलब इसका भी आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया है, यानी 30th क्वेश्चन तक हमने कर लिया है कंप्लीट। तो भाई इसी तरीके के बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। एंड डिनोमिनेशन इतने सारे हैं। देखिए, अगर आप सीबीएसई, हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम से हैं, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से, इनफैक्ट आपकी बुक्स अगर एनसीईआरटी है तो ये पूरा कोर्स कंटेंट आपको एनसीईआरटी बेस्ड मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट की प्रिपरेशन करें तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये सेगमेंट्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल है। एंड अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से, तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट है जहां आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग, आपके बोर्ड के पुराने क्वेश्चन पेपर्स, जो इस साल के लिए सैंपल पेपर्स हैं, आपके पूरे कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एडिशनल एक्सरसाइज, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, बहुत कुछ है। सिंपली जाइए एंड फॉलो कीजिए, वहां से आप अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए, अपने आप को बूस्ट कीजिए, अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। एंड अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से अपने इंग्लिश को और इंप्रूव करना, देन आप जा सकते हैं स्पोकन इंग्लिश वाले सेगमेंट में। साथ ही साथ अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक जॉब ओरिएंटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दैट इज बैंक, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, अगर इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीआईआईबी, जेआईआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आपको घबराना, परेशान होना बिल्कुल भी नहीं है। आप मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिटिव चैनल पे जा सकते हैं, वहां से पूरे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और अपनी आपको एनहांस करना, थोड़ी सी और इंप्रोवाइजेशन चाहते हैं, अपने आप को चाहते हो और सॉलिड बनाना, तो भाई आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक मिलेगी, उस लिंक को फॉलो कीजिए एंड स्वयं के लिए, अपने मित्रों के लिए भी बुक्स, ई बुक्स परचेस कर सकते हैं सिंपली मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा। साथ ही साथ आप जिस तरीके से हमारे साथ में यूट्यूब पे तो जुड़े ही हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर कुछ भी आपके अगर सुझाव होते हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारी तरफ से जो नई इंफॉर्मेशन आती है वो आप तक पहुंच सकती है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास 7 to 12th। बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं इसी चैप्टर के और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।